अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 में चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है इसमें फ़र्स्ट हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फीचर्स मीन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम। पिकुलर मीन्स ख़ास कि कार्बन एटम की ये ख़ास नेचर या अजीब या अनोखी नेचर जो है वो किस वजह से, इसको हम स्टडी करेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड हमारे पास आ जाता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर बिहेवियर क्यों शो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, इसकी क्या रीज़न है इसको हम देखेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम उनके रेट्स को भी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। और सेवन्थ प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। किस सारी की सारी 7 प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम कार्बन एटम को डिस्कस करेंगे। कार्बन एटम ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इसका 12 है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसके 2 शेल्स इन्वॉल्व होते हैं, के शेल इन्वॉल्व है एंड एल शेल इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनकी 1s2, 2s2 और 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका जो वैलेंस शेल है वो हीलियम से मिलता जुलता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में आपके सामने ये डायग्राम में शो हो रहा है कि न्यूक्लियस में इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 6 हैं। इसका जो फर्स्ट शेल है के शेल वो कंप्लीट है जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इसका जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है एल शेल, उसमें मैक्सिमम इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये चूँकि फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये क्या इसके पास पॉसिबिलिटीज़ जो बन सकती हैं वो ये है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये है कि या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, या ये क्या करेगा किसी दूसरे एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। अब इसके पास हाफ फिल्ड शेल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ज़्यादातर क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। और इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके खुद को जो है वो स्टेबल कर लेता है। नेक्स्ट हम पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, हमने कार्बन एटम को ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर, उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा। अब हम देखते हैं कि पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम क्यों शो होती है, इसकी मेन क्या रीजंस है। तो पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम की 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है कैटिनेशन और सेकंड है इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पीछे आपको डिस्कस किया कि कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेट्रावेलेंट है, उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत होती है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके वो खुद को स्टेबल कर सके। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयरिंग के ज़रिए से कंप्लीट करता है, अपने ऑक्टेट को वो शेयरिंग के ज़रिए से कंप्लीट करता है। तो इस बेस पे जो कार्बन एटम है, जब वो किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होता है तो वो एक लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या रिंग्स बनाता है। कार्बन एटम की इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का भी नाम देते हैं और ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। कैटिनेशन में देखें तो 3 तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि जब कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होता है तो हर कार्बन एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 4 के साथ अटैच होना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनती है। ये लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ये चेन स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं, ये चेन्स ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं, या ये चेन्स जो है वो क्लोज्ड चेन्स भी हो सकती हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन कहलाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, जो इसकी मेन रीज़न है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम की, तो वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो कार्बन एटम है
ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग करता है। तो इसके नतीजे में कार्बन एटम की एबिलिटी है कि ये सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है, क्योंकि इसके अपने आप को अपनी टेट्रावेलेंसी को फुली सेटिस्फाइड करना होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एग्जांपल्स आती हैं। इथेन के अगर हम केस ले लें तो इथेन क्या है, ये अल्केन है। इसमें तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं और हर कार्बन एटम फर्दर 4 एटम्स के साथ लिंक्ड होता है। सेकंड अगर हम देखें इथीन की बात, तो ये अल्कीन से बिलोंग है। इसमें क्या है, हर कार्बन एटम फर्दर 3 अदर एटम्स के साथ अटैच होगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो कार्बन की भी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है। अल्काइन की अगर हम इथाइन की अगर हम बात करें तो अल्काइन क्लास से बिलोंग करता है। इसमें हर कार्बन एटम फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होता है, लेकिन अपनी टेट्रावेलेंसी को फुली सेटिस्फाइड करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये 2 मेन रीजंस हैं, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कार्बन एटम की पिकुलर नेचर, उसकी अजीब अनोखी नेचर को शो करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लॉन्ग चेन्स कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन आयनिक इन नेचर क्यों होते हैं। अब पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब कार्बन एटम की एबिलिटी, कार्बन एटम को हमने डिस्कस किया था, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन एटम की क्या एबिलिटी होती है कि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ही गेन करता है, बल्कि ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। अब जब भी ये दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करता है, या शेयरिंग के नतीजे में जब भी कोई बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ज़्यादातर क्या होता है, शेयरिंग के नतीजे में बॉन्ड बनता है, और ये शेयरिंग के नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट इन नेचर कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितनी भी बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट होगी ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। ये कभी भी आयनिक रिएक्शंस नहीं देंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, CH4 मीथेन जिसको हम कहते हैं। इसमें कार्बन एटम को दिखाया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को भी नीचे कलर शो कर दिया गया है। इसमें जो रेड कलर है वो हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ होता है, जबकि जो ब्लू कलर है वो कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखिए कार्बन एटम के शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 4 आपको ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। अब कार्बन एटम जो है ये हाफ फिल्ड है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, ये फर्दर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेगा। अब जब ये फर्दर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, तो यहाँ पे जो शेयरिंग के नतीजे में बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट होगी, और कार्बन एटम अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, खुद को स्टेबल कर लेगा। अब हाइड्रोजन एटम को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, मीन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उनमें से एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हीलियम एटम है। हाइड्रोजन एटम देखिए इसके 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और आउटर मोस्ट शेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रेड कलर में शो हो रहा है। जब ये कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम भी खुद को क्या करता है, स्टेबल कर लेता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितनी भी बॉन्डिंग हो रही है वो कोवेलेंट इन नेचर होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, तो उसके बावजूद बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। अब ये सिमिलर बिहेवियर किस तरह से, ये क्यों शो कर रहे हैं, तो इसमें जो इसकी एक मेन इम्पॉर्टेंट है वो होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ क्या है कि इसमें बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, और इन क्लासेस को उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। अब की होमोलोगस सीरीज़ क्या है कि ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चरली अलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं, क्योंकि हर क्लास का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप ही बेसिकली उस क्लास को जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उस क्लास की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, जबकि अल्काइल चेन जो है ये क्या करती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे ये कुछ नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं होमोलोगस सीरीज़ में। इसमें अल्केन दिखाई गई है, अल्केन्स की एग्जांपल है, अल्कीन्स की हैं, अल्कोहल्स हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। होमोलोगस सीरीज़ में से कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं। अब अल्केन्स का जनरल फार्मूला दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
ये तमाम फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ अपने कंपाउंड्स को देते हैं और ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जबकि अल्काइल चेन जो है ये क्या करती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है। तो एक अल्केन के अंदर जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो मीथेन भी हो सकती है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होते हैं और केमिकली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करेंगी ड्यू टू अल्काइल चेन। अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। इथीन की इसकी एग्जांपल ले लें, प्रोपीन की ले लें, ब्यूटीन की ले लें, ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स में क्या है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद होगा और डबल बॉन्ड जो है वो इस क्लास को इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है, जबकि अल्काइल चेन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगी। अल्कोहल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। OH फंक्शनल ग्रुप हर क्लास में हर कंपाउंड में मौजूद होगा, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्काइल चेन पे डिपेंड करेंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप COOH है। तो इसके तमाम कंपाउंड्स में एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी सेम बना देते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी सेम बना देते हैं और ये ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। इसके बाद आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं। इसकी मेन रीज़न कैटेनेशन है कि जब भी कोई कार्बन एटम फर्दर किसी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है तो उसकी उससे लॉन्ग चेन्स बनती हैं। वो स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, वो ब्रांच चेन्स हो सकती हैं, वो रिंग चेन्स हो सकती हैं। जब लॉन्ग चेन्स बनती हैं तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं। दूसरा क्या है, कैटिनेशन की वजह से हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं वो लार्ज इन नंबर होते हैं और वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे ये स्टार्च की एग्जांपल को कोट किया है। स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जो हैं वो एक ग्लूकोज का मालिक्यूल फर्दर ग्लूकोज के मालिक्यूल के साथ अटैच होता जाता है और इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनती है। तो यहाँ पे नीचे आपको स्टार्च का एक मालिक्यूल दिखाया गया, उसके एक छोटे से पोर्शन को एलाबोरेट करके दिखाया गया। तो इस तरह से कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन्स बनती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें कोई भी जो कंपाउंड्स होता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसके पास 2 कार्बन एटम होंगे, 6 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि इससे एथेनॉल बन सकता है। दूसरी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें डाई मिथाइल ईथर बन सकता है। अब एथेनॉल को देखें तो इसमें भी 2 ही कार्बन एटम्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन्स को देखें तो 6 ही हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH मौजूद है, बाकी CH3 CH2 ये अल्काइल चेन है। अगर हम डाईमिथाइल ईथर की बात करें तो डाईमिथाइल ईथर में भी देखें आप कार्बन के 2 ही एटम मौजूद हैं। हाइड्रोजन को देखें तो 6 एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन क्या है वो सिंगल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, सिमिलर हैं, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला के अकॉर्डिंग दोनों कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं। एथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, जबकि डाईमिथाइल ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो O है। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ये कंपाउंड्स डिफरेंट हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। इस फिनोमिना इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद 6 आ जाता है रेट्स ऑफ रिएक्शन। 6 प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो स्लो होते हैं। सेकंड इसका क्या है, यील्ड भी इसकी लो होती है। इसकी मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न जो है मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, उनकी नेचर जो है नेचर ही डिसाइड करती है कि उनके रेट्स क्या होंगे, स्लो होंगे। सॉल्युबिलिटी पे आ जाएं तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में बिकॉज दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। अब अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, जैसा कि हेक्सेन है, पेट्रोलियम ईथर है। इसके रीज़न को अगर हम डिस्कस करें तो रीज़न क्या है,
ड्यू टू नॉन पोलर नेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉन पोलर नेचर है, तो लाइक रिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, पोलर कंपाउंड्स पोलर में सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स में सॉल्युबल होंगे। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, इसकी क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये रोल किस तरह से प्ले कर रही है इसका हम फर्दर देखते हैं, क्या क्या किस किस जगह पे ये यूज़ हो रही है। नंबर 1 है कि जितने भी रिएक्शंस हमारी लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं वो तमाम के तमाम रिएक्शंस क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, वो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वाइटामिन्स हैं। दीज आर ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो हमारे लिविंग बॉडीज़ के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा किरदार है। नेक्स्ट हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे फूड में, फूड को देख लें, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देख लें, टेक्सटाइल को, क्लॉथ्स फॉर्मेशन को देखें तो ये सारे का सारा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितना प्लास्टिक्स है, पेंट्स हैं, वार्निश है, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स। इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, डाइज़ हैं, इवन कि हम जो अपनी डाइज़ यूज़ करते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। लास्ट पे हम देखें तो जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं जो फ्यूल इनके लिए यूज़ होता है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वो भी क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स इनमें हमने देखे हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारी डेली लाइफ है इसमें बहुत ही अहम किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।